स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BA ऑनर्स एंड प्रोग्राम 3rd एंड 5th सेमेस्टर के लिए। जो यूनिट कर रहे थे हम कंटिन्यू इकाई 3 कर रहे थे, जिसमें मैंने पार्ट 1 करवा चुकी हूँ। पार्ट 2 है ये आपका जाति अस्पृश्यता निवारण कानून एवं अत्याचारों से प्रदत्त सुरक्षा। आप सभी को पता है जाति क्या होती है, अस्पृश्यता छुआछूत का जो निवारण होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे कि जो जाति व्यवस्था होती है किस तरीके से होती है और क्या क्या जातियों में कैसे कैसे जो जातियां हैं बटी हुई हैं भारत में। आप सभी को पता है जाति या वर्ण धर्म कहते हैं, ठीक है, वर्ण सिस्टम कहते हैं इसे हम। पहला जो आता है हमारा ब्राह्मण आते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। आप सभी को पता है कि जो भारत में हिंदू धर्म है वो 4 भागों में विभाजित हो चुके हैं, ठीक है, विभाजित हैं। जो है पहले जो आते हैं ब्राह्मण जो पूजा पाठ करवाते हैं, क्षत्रिय आते हैं, फिर उनसे नीचे फिर वैश्य और शूद्र। वैश्य और जो शूद्र होते हैं उनको निचली जाति या नीची कास्ट जो मानते हैं, ठीक है। तो ये भारत में शुरू से ही ये जाति व्यवस्था वर्ण सिस्टम जो है चली आ रहा है। सेकंड पॉइंट है इसमें, भारत में जाति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वर्ण धर्म सबसे आधिकारिक है, ठीक है। भारत में जो जाति व्यवस्था को स्थापित किया है वो वर्ण सिस्टम से किया गया है, वर्ण धर्म से, ठीक है। इसमें जो है 4 जो है जातियों के बारे में बताया कि हिंदू धर्म भी 4 भागों में विभाजित है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वैश्य और शूद्र को सबसे नीची जाति जो कास्ट सिस्टम माना जाता है। अब ज्योतिराव फूले ने भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित करने के काम उनका किया, ठीक है। तो जाति व्यवस्था के बारे में ज्योतिराव फूले ने कहा है कि जो ब्राह्मण हैं, अब देखो ज्योतिराव फूले जो हैं एक लेखक है भारतीय, तो इन्होंने जो बोला कि जिसे आर्य समाज कहा जाता है, तो ब्राह्मण को इन्होंने बोला कि वह आर्य लोग हैं जो कि ईरान से आए हैं। आप सभी को पता है ईरान एक देश है, वहाँ से जो लोग आए हैं वो कौन से हैं, आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। ईरान से आए और भारत में बस गए, ठीक है। और ब्राह्मण अपना जो है पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो इन्होंने जो है ज्योतिराव फूले ने कहा। तो फूले ने कहा आर्य लोग विजेता के रूप में आए और उन्होंने स्थानीय लोगों को हराया। देखो आर्य कौन है, जो ईरान से आए और भारत में बस गए और स्थानीय लोग जो भारत के निवासी हैं उन्हें हरा दिया ईरान के लोगों ने, और भारत में अपना कब्जा जो है दबदबा कायम कर लिया। तो ये कौन कह रहे हैं, ज्योतिराव फूले बता रहे हैं कि ये आर्य लोग हैं और ब्राह्मण हैं ये। अंबेडकर एक समाचार पत्र में कहते हैं, आप सभी को पता है अंबेडकर जी कौन है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। आप सभी इनके नाम से जो हैं रूबरू होंगे, आप सभी को पता होगा, छोटी क्लासेस में भी, क्लास 11th में भी पढ़ा है आपने कि अंबेडकर जी ने जो है जाति को ख़त्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो जो दलित लोग हैं उनका तो बिल्कुल ही शोषण हो चुका होता, और वो आज जो समाज में हक से जी रहे हैं वो जी ही नहीं पाते, वो मर ही जाते पहले ही, ठीक है। तो अंबेडकर जी ने महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसके अंतर्गत निभाई है। तो इन्होंने एक समाचार पत्र में बोला कि भाई उच्च जाति के हिंदू अर्थात कलोतस राजपूत और जिसमें कन्नारिया गांव के ब्राह्मण व पटेल पटवारी शामिल हैं। देखो उस समय जो है जो स्वतंत्रता के समय जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तो उस समय भी कास्ट सिस्टम तो है बहुत ज़्यादा फैल रखा था, ठीक है। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि उस समय जो ब्राह्मण थे और राजपूत थे उन्हीं का दबदबा जो था चलता था, जो क्षत्रिय लोग थे। तथा इंदौर जिले के 15 गांवों के बिचौली, हाफसी, बिचौली, मर्दाना ने अपने अपने गांव
बलाई जाति के लोगों को सूचित करते हुए निम्नलिखित नियमों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि वे उनके बीच रहना चाहते हैं तो उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा। देखो इसमें जो है अंबेडकर जी ने कहा एक रिपोर्ट के अंतर्गत कि बोला कि जो बलाई जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोग हैं, ठीक है। आप सभी को पता है बलाई जाति जो इंदौर में 15 जिलों में रहते थे, ठीक है, वहाँ पर राजपूत भी रहते थे। तो जो हिंदू धर्म थे, जो ऊंची जाति के लोग थे, वो बलाई जाति को जो है नीचा मानते थे और उन्हीं से ही अपना जो है काम करवाते थे। तो ये बोलते थे कि अगर हमारे समाज में रहना है तुम्हें तो हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो बलाई को सोने के फीते वाली पगड़ी नहीं पहननी होगी, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो बलाई जाति है, जो नीची जाति के लोग हैं, उन्हें सोने के फीते वाली जो पगड़ी होती है वो नहीं पहनी जाएगी। सेकंड है इसमें वह फैंसी या रंग वाली धोती नहीं पहन सकते, जो फैंसी कपड़े होते हैं वो नहीं पहन सकते जो दलित लोग हैं। तीसरा पॉइंट है मृतक के परिजनों को सूचना देनी होगी, जो डेथ हो चुकी है जिनकी, तो उनको सूचना देनी होगी, ठीक है। तो ये सारे जो अंबेडकर जी ने बोला कि इतने सारे जो इंदौर में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और वर्तमान समय को लेकर की बात करें तो हम वर्तमान समय में भी गाँवों में अभी भी देखा जाता है कि दलित लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें कुछ समझा नहीं जाता है, उन्हें तुच्छ प्राणी समझा जाता है अपने ही काम के लिए। उन्हें पानी वानी की चीज़ें भी जो हैं नहीं ले जाती है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे जो बलाई जाति के लोग थे, ऊंची जाति के जो लोग थे, उन पर बहुत ज़्यादा है जो जुर्म करते थे, बहुत ज़्यादा। नीची जाति के लोग होते हैं उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें बिल्कुल ही नीची जाति से भी लोअर क्लास समझा जाता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था, इंसान तो उन्हें समझा ही नहीं जाता था। तो चौथा पॉइंट है सभी हिंदू विवाहों में बलाई जाति को बारात से पूर्व शादी के दौरान संगीत बजाना होगा। इन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है, जो ऊंची जाति के लोग हैं, इन्होंने बोला कि अगर बलाई जाति के लोगों की किसी लोग की शादी होती है तो बारात से पहले, ठीक है, जब बारात जा रही है और शादी के दौरान संगीत बजाना होगा कि भाई पता चल जाए कि बलाई जाति मतलब कि नीची जाति के लोग निकल कर जा रहे हैं, तो हम दूर हो जाएं उनसे, जो है मतलब कि चिपक ना पाए हमसे, ठीक है। तो इसी वजह से उनसे जो है बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें करवाते थे ये। पांचवा पॉइंट है बलाई महिलाओं को सोने व चांदी के गहने नहीं पहनने होंगे। भाई इतना ज़्यादा जो है नीची जाति के लोगों के साथ इतने बड़े बड़े जो गंदे काम कह लो, तो इन्हें कितना बुरा लगता होगा कि भाई हमें अपने मनपसंद जो कपड़े हैं, हम फैंसी ड्रेस नहीं पहन सकते, गहने नहीं पहन सकते, ठीक है। तो इसी वजह से जो है अंबेडकर जी ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो नीची जाति के लोग हैं उनको अपना हक दिलवाया है आरक्षण देकर। छठा पॉइंट है बलाई महिला हिंदू महिलाओं की सेवा करेगी, ठीक है। जो बलाई महिला है, बलाई जाति के जो लोग हैं, वो हिंदू महिला की सेवा करेगी, ठीक है। सातवां है बलाई को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। जो बलाई लोग होते हैं उनको अगर वो काम कर रहे हैं हिंदू के लिए तो उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। अगर हिंदू कोई देना चाहता है, अगर हिंदू कोई देना चाहता है तो उसे वह स्वीकार करना होगा। वो देंगे भी नहीं पैसे, अगर दे रहे हैं तो जितने दे रहे हैं उन्हें वही स्वीकार करना होगा, उसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते उनके सामने, ये बोला। अंबेडकर का तर्क है कि जब बलाई ऊपर दिए गए नियमों से सहमत नहीं होते थे तो उन्हें जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था। अगर ये लोग जो हैं इनकी बातें नहीं मानते थे, हिंदू की बातें नहीं मानते थे, तो इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा बुरा काम किया जाता था और उनको समाज से जो है जाति से बाहर कर दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके साथ होती थी,
19वीं व 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में जाति आधारित क्रूरता अपने शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। जब 19वीं और 20वीं शताब्दी चल रही थी तब ज़्यादा ये जो है कास्ट सिस्टम जो है बढ़ चुका था और जो विभिन्न दलित बहुजन विचारक और नेता ऐसे अत्याचारों का विरोध कर रहे थे। बहुत से जो दलित थे इन विचारों से बहुत ज़्यादा असहमत थे और इनका विरोध जो है कर रहे थे। अंबेडकर के कठिन संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही भारत में जाति आधारित भेदभाव, हिंसा और शोषण को समाप्त करने के लिए जातीय भेदभाव को निषेध करार दिया गया। ठीक है, तो अंबेडकर जी ने जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो दलित लोग हैं उनके लिए आरक्षण प्रदान किया, उनके लिए सेवाएं व्यवस्था की गई ताकि इनको जो है आने वाले समय में इनका और ज़्यादा शोषण नहीं हो सके। हालांकि आज भी जाति प्रथा कम नहीं हुई है। आप सभी को पता है जाति को लेकर आज भी भेदभाव जो है समाज में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही किया जाता था। वर्तमान समय की मैं बात करूं तो आज भी जो गाँवों में देख लो, आज भी ये छुआछूत ये सारी चीज़ें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारे गांव में खुद जो मध्य प्रदेश में जो है इंदौर के हैं हम, तो वहाँ पर भी आज भी ये कास्ट सिस्टम जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है जाति आधारित हिंसा की समझ। देखो हिंसा की समझ क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है इसमें भारत में दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। आप सभी को पता है कि भारत में जो है दलित लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है तथा यह है वास्तविकता है तथा यही रियलिटी है दलितों के साथ करने की। ठीक है, तो कोई भी बात ये छुपती नहीं है, आप सभी को पता है। जातीय हिंसा व अत्याचार में शामिल है शारीरिक प्रताड़ना, हत्या, बलात्कार आदि। ठीक है, तो जातीय हिंसा में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो दलित लोग होते हैं उनकी जो महिलाएं जो बहन बेटियां होती हैं उनके साथ बलात्कार आदि हत्या के मामले किए जाते हैं। जाति आधारित हिंसा की घटनाओं में कमी नहीं आई। आप सभी को पता है जाति आधारित जो घटनाएं हैं उनमें कमी नहीं आई और ये आज भी प्रचलित और पहले भी बहुत ज़्यादा चलती थी, परंतु आज जो है इतना ज़्यादा नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत तो है, आपको देखने को मिल ही जाता है। आपके आसपास के समाज में भी या आपके गांव में भी देखने को मिल जाएगा कि जाति आधारित हिंसा आज भी जो है होती है हिंसा। अब देखो दलितों की सुरक्षा के हेतु दलितों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 17, 19 और आईपीसी के 294, 332 आप पढ़ लेना, ये सारी जो हैं धाराएं लागू की गई ताकि दलितों का और ज़्यादा शोषण ना हो सके। दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा। ठीक है, दलित महिलाएं जो थीं उनके साथ बहुत ज़्यादा हिंसा होती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कानूनी अधिनियम पूर्व स्वतंत्र भारत में। पूर्व स्वतंत्र जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय की कानूनी व्यवस्था क्या थी, उस समय की जाति व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो औपनिवेशिक काल में भी जो है भारत में ये सारी चीज़ें तो चलती थी, तो अंग्रेज़ों ने भी इसका फ़ायदा उठाया कि भाई यहाँ पर तो कास्ट सिस्टम है, तो इनके लोगों के अंदर जो है और ज़्यादा जो जहर ये भरते थे लोगों के अंदर कि ऊंची जाति के लोग जो थे उन्हें जमींदार बना दिए गए और नीची जाति के लोगों से ये टैक्स लेते थे। आपने पढ़ा होगा ये। फर्स्ट पॉइंट है इसमें औपनिवेशिक काल में जाति आधारित हिंसा बहुत क्रूर थी। औपनिवेशिक काल में जब भारत जो था गुलाम था उस समय भी हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। दूसरा पॉइंट है औपनिवेशिक सरकार ने भी जाति व्यवस्था का समर्थन किया। जब औपनिवेशिक शासन जब चल रहा था उस समय भी इन्होंने बढ़ावा दिया, अंग्रेज़ों ने भी भाई जाति सिस्टम को बढ़ावा दिया कि भाई हम भी जाति सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा इसमें और उच्च जाति के लोगों को मुआवजा दिया जाता था। ठीक है, जो ऊंची जाति के लोग थे उन्हें बोला जाता था कि भाई नीची जाति के लोगों से तुम टैक्स लो, ये सारी चीज़ें हम फिर मुआवजा देंगे तुम्हें।
धर्म के निर्णयों में हिंदू व ब्राह्मण को अधिकार था। धर्म से रिलेटेड जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो हिंदू और ब्राह्मण को ही था, वैश्य और शूद्र को नहीं था। हिंदू धर्म का समारोह उच्च जाति का अधिकार था। ठीक है, जो हिंदू जाति का जो समारोह होता था तो उन ऊंची जाति ही समारोह आदि जो है करवाती थी। अगर नीची जाति का कोई व्यक्ति इस समारोह में चला जाता था तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता था। अगर नीची जाति का कोई सदस्य जो है इसमें चला जाता था समारोह में तो उन्हें बहुत ज़्यादा दंड दिया जाता था। अब आप ही को पता होगा कि भाई दलित लोग क्या इंसान नहीं होते हैं। ठीक है, हम जो है क्यों भेदभाव करेंगे। संविधान में भी जो लिख चुका है कि इनके साथ जो इनके खिलाफ़ कोई भी चीज़ें गलत व्यवहार करेगा तो उन्हें सभी को दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है असमानता को कम किया और यह दंड समाज की दृष्टि के लिए साथ साथ न्यायिक प्रणाली के लिए भी था। अब ये समाज तो मानता था कि हाँ भाई इन्हें दंड दिया जाएगा, न्याय में भी ये बता दिया कि भाई अगर ऐसा कोई काम करता है तो उसे भी दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पता है जो एक संगठन था या पार्टी थी। NIC ने संकोचवश ही सही लेकिन एंटी डिसेबिलिटी प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस लोगों के आग्रह करती थी, कांग्रेस की जो सरकार थी लोगों से आग्रह कर रही थी कि वह इन विषमताओं को हटा दें। ठीक है, इन पर जो जुर्म करे जा रहे हैं दलितों के साथ, नीचे जाति जो वैश्य और शूद्र लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं तो उन्हें कम किया जाए और उन पर जो दंड लगा दिए गए हैं उनको भी कम कर दें। अंबेडकर ने अस्पृश्यता का विरोध करने हेतु अंबेडकर ने जो है इसका अस्पृश्यता का विरोध किया। जाति व्यवस्था को साउथ ब्रो कमिट के सामने अनेक साक्ष्य प्रस्तुत किए और अछूतों के लिए विशेष सुरक्षा की मांग की और इनके लिए विशेष सुरक्षा की मांग करी। इनके लिए बहुत सारे सरकार ने ऐसे नियम का प्रावधान किया। अब संवैधानिक जो है संवैधानिक प्रावधान अंबेडकर और गांधी के प्रयासों ने भारत की संविधान सभा में सबसे पहले जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि भाई संविधान की जो जितने भी प्रावधान हैं उनको कम किया गया। ठीक है, इनके संवैधानिक प्रावधान में बताया कि जो अंबेडकर ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गांधी जी ने दलित लोगों को तो हरिजन का नाम दिया कि ये हरि के लोग हैं। ठीक है, इनका मान सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है गांधी जी और अंबेडकर जी ने कहा और भारतीय संविधान में इनके लिए विशेष प्रावधान जो है सरकार ने बनाए। अंबेडकर जी ने और गांधी जी ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया कि भाई इनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अस्पृश्यता के विरोध करने की गति जो है निर्धारित की गई। दूसरा, इसमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जैसे समानता, स्वतंत्रता, भेदभाव के खिलाफ अधिकार तथा अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो इन भारतीय संविधान में ये मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति को दिए गए कि समानता, स्वतंत्रता और ये सारी चीज़ों में सभी को समान अधिकार मिलेंगे। अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था के बारे में जो है उन्मूलन की बात की गई। नेक्स्ट है इसमें अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1995 में जो है 1995 में जो है ऐसे प्रावधान रखे गए कि भाई इनके साथ जो है जो नीची जाति के लोग हैं उनके साथ गलत काम नहीं किया जाएगा, दुष्कर्म नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें 1995 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1995 को अधिनियमित किया गया कि ताकि अत्याचार के मामलों का त्वरित निवारण किया जा सके। अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसका त्वरित निपटारण के लिए जो है ये सारे अधिनियम बनाए गए। नागरिक अधिकार
और देखो, नागरिकों को अधिकारों का संरक्षण 1976 को अधिनियम बनाया। ये 1976 को अधिनियम बनाया था कि नागरिकों को जितने भी अधिकार हैं उनको संरक्षण प्रदान करेगा। नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 का संरक्षण, ठीक है, इसमें भी नागरिकों को संरक्षण के बारे में जो है यही वाला जो है अधिनियम था। एलआई पेरुमल कमेटी के सिफारिश के अनुसार अस्पृश्यता अपराध के बारे में जो है उनके अपराध को कम करने के लिए सरकार ने जो है ऐसे अधिनियम बनाए ताकि जाति व्यवस्था को लेकर जो है कोई जो भेदभाव ना कर सके। इसी वजह से 1976 में जो है ये सारी चीज़ें 1995 में जो है इन्होंने संशोधन कर दिया 1955 में, और नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1976 को लागू किया। देखो 1955 में तो जो ये बनाया था नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, परंतु ये असफल हुआ होगा, तो इसी वजह से इसमें संशोधन करके 1976 को ये दोबारा से फिर लागू किया गया। दोषी को कड़ी सज़ा देने का प्रावधान। अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो उसे कड़ी सज़ा दी जाएगी। दोषी व्यक्ति को 2 साल की सज़ा और जुर्माना के अलावा यदि कोई लाइसेंसधारी या अधिकारी नियम के तहत अपराध करता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति अगर जुर्म करता है तो उसे 2 साल की सज़ा दी जाएगी और उससे जुर्माना भी लिया जाएगा। अगर कोई लाइसेंस है उसके पास तो उसका लाइसेंस भी छीन लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे सख्त नियम जो हैं कानून ने उस समय बनाए। नेक्स्ट है अत्याचार निवारण अधिनियम POA 1989 में अत्याचार जिस पर हो रहा है तो उसके निपटारे के लिए जो है POA बनाया गया, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में। यह अधिनियम जाति व्यवस्था को कम करने के उद्देश्य से लाया गया। कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो किसी चीज़ को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना कार्य कराया जाता है, उसकी सहमति के बिना ज़बरन उसे खाद्य पदार्थ खिलाया जाता है तो वो भी जो है शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, इसमें अनुसूचित जो SC ST OBC होते हैं उनके साथ जो जबरन कुछ करवाया जाता है तो उन्हें भी दंड दिया जाता है। किसी चीज़ जबरन उसे कुछ पदार्थ खिला दिए जाते हैं तो उसे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई जाती है। अगर शरीर पर उसको चोट पहुंचाई जाती है तो ऐसे अपमान के विभिन्न माध्यमों को अत्याचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर किसी के भी साथ अत्याचार आदि होता है तो उसे दंड दिया जाता है, ना कि छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान जो है सरकार ने किए गए थे। POA अधिनियम जो 1989 में बनाया गया था तो सरकार में इसमें बहुत सारे जो प्रावधान थे वो ऐड किए गए थे, जोड़े गए थे। इसमें जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी काम किया गया था। अत्याचार और दंडनीय कहे जाने वाले कार्य पर प्रकाश डालता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करना है। कोई भी अनुसूचित जाति ST OBC ST और SC होगा, ठीक है, इसमें जो शॉर्ट में कह रही हूँ मैं, तो इसको जो है इनको खाद्य पदार्थ जो है जबरन नहीं खिलाया जाएगा। B पॉइंट है इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मलमूत्र, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ फेंककर उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या शुद्ध करने के आशय से कार्य करना। मतलब इसमें क्या है कि जो हिंदू लोग होते थे, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते थे कि जो
नीची जाति के लोग होते हैं उनके घरों के सामने और आस पड़ोस में मलमूत्र आदि कर देते थे, ठीक है। और जितनी भी गंदगी चीज़ें होती हैं घरों से निकलती हैं तो उनके सामने जो है फेंक कर आ जाते थे। सी पॉइंट है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारना या नग्न शरीर को पोत देना या कोई ऐसा कार्य करना जो मानवीय गरिमा के विरुद्ध हो, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर ये गलत काम किया जाता था कि अगर उनके कपड़े उतार दिया जाता था, उन्हें नग्न कर दिया जाता था, तो वो गरिमा जो है उसकी ठेस पहुंचेगी उसको भी। तो इसी वजह से जो है ये अधिनियम लाया गया था। डी पॉइंट है, किसी भी सक्षम प्राधिकार द्वारा किसी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को आवंटित की गई भूमि को गलत तरीके से कब्जा करना या आवंटित की गई भूमि को हस्तांतरित कर देना, ठीक है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे उनकी जो भूमि होती थी उन्हें भी हिंदू लोग जो हैं जबरन कब्जा कर लेते थे उस पर और अपनी ज़मीन समझते थे। ई पॉइंट है, इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य के गलत तरीके से उसकी भूमि या परिसर हटा देना, भूमि परिसर या पानी पर उसके अधिकार में हस्तक्षेप करना, ठीक है। जो पानी का अधिकार जो होता है उस व्यक्ति का, तो वो भी हटा सकते थे ये हिंदू लोग, ठीक है। तो इसी जो ऊंची जाति के लोग। एफ है, इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सरकार द्वारा लगाए गए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी अनिवार्य कार्य या सेवा के अलावा बेगार या जबरन बंधुआ मजदूरी करवाना, ठीक है। जो छोटी जाति के लोग होते थे उनसे जो है लोग जबरन बंधुआ मजदूरी करवाते थे और बंधुआ मजदूरी करवाते तो थे ही और उन्हें काम के बदले कुछ पैसे भी नहीं मिलते थे, ठीक है। तो ऐसे ये कानून बनाए गए ताकि इन पर रोक लगाई जा सके। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को किसी विशेष उम्मीदवारों को वोट देने के लिए मजबूर करना या धमकाना, कि अगर जो ऊंची जाति के लोग थे जो पार्टी में थे तो अगर चुनाव वगैरह होते थे तो उनसे जबरन वोट करवाने के लिए धमकाते थे लोग, ठीक है। तो इसमें वो भी नहीं धमकाया जा सकता। कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीकों के अलावा अन्य तरीकों से मतदान करने के लिए धमकाना आदि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एच पॉइंट है, इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के खिलाफ गलत तरीके से या दुर्बलता की गई मुकदमे की कार्यवाही करना, ठीक है। मुकदमे की कार्यवाही में भी इनका हस्तक्षेप होता था। तो ये जो थे इसके POA अधिनियम के कुछ प्रावधान थे जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए लागू होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।